मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका। दिल्ली की बीजेपी सरकार, भारत सरकार, ये वक्फ प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है। आप इनको समझ सकते हैं, ये मजहबी जमींदार हैं। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। सिर्फ मुस्लिम्स को परेशान करने की नीयत है। मुसलमानों अपने वक्फ को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। भारत के संविधान में वक्फ जैसा शब्द एक भी बार नहीं आया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी मोदी सरकार 3.0 के सबसे बड़े फैसले की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है, और बड़ा फैसला संसद में होने वाला है। संसद में कल वक्फ कानून पर एक तरह से फुल स्टॉप लगाने की तैयारी है। अब इसको लेकर बहुत से बयान आ रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी की इस सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। इसे लेकर आगे बताऊंगी क्यों मैं ऐसा कह रही हूं। लेकिन कल इस संसदीय सत्र में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर कई बैठकें हो रही हैं, सरकार में भी बैठकें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में भी बैठकें हो रही हैं। वक्फ कानून पर लगाम लगाना क्यों जरूरी है, आज इस पर महाभारत करूंगी। इस पर भी महाभारत करूंगी कि क्यों एक पूरे का पूरी लॉबी खड़ी हो गई है कि वक्फ कानून पर लगाम न लगे, और इसमें सियासी चेहरे भी शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूं कि आखिर इस वक्फ कानून के साथ दिक्कत क्या है, क्यों इस पर लगाम लगाने की बात हो रही है, और आखिर मोदी सरकार इसे कैसे बदलने जा रही है। सबसे पहले आपको बताती हूं कि वक्फ के मायने क्या हैं। वक्फ का मतलब अल्लाह की जमीन, और इसी के साथ जिस पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर दे वो जमीन वक्फ की हो जाती है। वक्फ नहीं, उस जमीन के मालिक को साबित करना होता है कि वो जमीन उसकी है, वक्फ की नहीं। कोर्ट नहीं, सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जा सकता है कोई भी पिटिशनर, यानी कि वो कोर्ट नहीं वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएगा अगर उसकी जमीन फंस गई है। अब सेना और रेलवे के बाद, यानी सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक इस देश में वक्फ बोर्ड है। इस तरह समझिए इसे, वक्फ के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन है। इस वक्त 9 लाख एकड़ जमीन का मालिक है वक्फ बोर्ड। भारत में 1 केंद्रीय और 30 राज्य वक्फ बोर्ड आते हैं, और इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर 2013 में यूपीए ने एक अनलिमिटेड उसे ताकत दे दी थी, अनलिमिटेड उसकी ताकत बढ़ाई, और चुनाव से पहले दिल्ली की 123 संपत्तियां भी वक्फ को दे दी थी। 123 संपत्तियां राजधानी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने तो 100 करोड़ का फंड भी वक्फ को दिया। लेकिन जिन संपत्तियों को वक्फ को दिया गया या फिर वक्फ उन पे दावा करता है, उनकी जरा अगर आप फहरिस्त देख लें और तस्वीरें देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पीछे आप सेंट्रल विस्टा की तस्वीरें देख रहे हैं, यानी ल्यूटन्स दिल्ली में जमीन पर वक्फ अपना दावा बताता है। यानी आप पीछे जो देख रहे हैं संसद भवन की जमीन, वहीं दूसरी तरफ जहां आप नई संसद को भी देख रहे हैं, इंडिया गेट की जमीन देख रहे हैं, इन सब पर वक्फ अपना दावा जताता है। दूसरी तस्वीर दिखाई, ये तो सेंट्रल विस्टा की तस्वीर आपको दिखाई, दिल्ली पुलिस मुख्यालय जहां पर है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, इस जमीन को भी वक्फ अपनी कहता है, यानी ये भी जमीन वक्फ की हो गई। इसी के साथ कई और ऐसी इमारतें हैं। ताजमहल को भी वक्फ अपनी संपत्ति कहता है। ताजमहल राष्ट्रीय धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन संपत्ति ये वक्फ की है। अब इस पर भी सोचिए, ये भी वक्फ की संपत्ति है। क्यों मैं कह रही हूं, देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन मालिक वक्फ है। और तमिलनाडु का ये हिंदू मंदिर, जो कि एक ऐसे गांव में है जहां 90% हिंदू हैं, लेकिन इसकी संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है। ऐसे में सवाल बार बार उठते रहे कि वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित ताकतें किसने दे दी। क्या राजनीति के चलते वक्फ बोर्ड इस तरह से संपत्तियां अपने नाम करते गए? इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। लेकिन उससे पहले आपको जरा ये बता दूं कि तमिलनाडु में पूरे के पूरे गांव पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। अब इस गांव में 90% हिंदू रहते हैं,
लेकिन जमीन वक्फ कहता है ये सारी हमारी है। इस गांव में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर है, यानी कि इस्लाम के आने से पहले का ये मंदिर है, लेकिन जमीन ये वक्फ बोर्ड की है। ऐसे ही कई उदाहरण कई हैं, जिनमें लखनऊ का एक शिव मंदिर भी आता है जिस पर वक्फ अपना दावा करता है। सिर्फ ये शिव मंदिर नहीं, शिवालय को वक्फ संपत्ति अपनी संपत्ति में उसको शामिल करता है। यहीं हरियाणा का एक गुरुद्वारा है, यमुना नगर में वो गुरुद्वारा बना जो कि वक्फ संपत्ति में आता है। मंदिर भी वक्फ का, गुरुद्वारा भी वक्फ का। ऐसे में वक्फ की संपत्ति पर बहुत सारे सवाल साल दर साल उठते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं गया। द्वारका कृष्ण की नगरी में 2 द्वीप ऐसे हैं जिसे वक्फ अपना बताता है, इसीलिए सवाल उठते हैं। और कल क्या वो बड़ा बदलाव होने वाला है? सरकार वो बिल लाने वाली है जिसमें वक्फ की ये ताकतें सीमित की जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मुस्लिम समुदाय को इसका फायदा हो, ना कि कुछ चुनिंदा राजनेताओं को। एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत। मोदी के लिए अगस्त बड़े फैसलों वाला महीना है। आर्टिकल 370 हटाना हो या राम मंदिर बनवाना, मोदी ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। मोदी 3.0 में भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अब वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। मोदी सरकार लोकसभा में कल वक्फ बोर्ड बिल पेश कर सकती है, लेकिन इससे पहले ही सियासी महाभारत छिड़ गया है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी विरोधी खड़े हो गए हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं उनके अपने धर्म को लेकर के। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। अभी तो बस बिल लाने की चर्चा हो रही है, लेकिन मोदी विरोधी बिलबिला उठे हैं। जब बिल पास होगा तब क्या होगा? क्योंकि सरकार नए बिल के जरिए 1923 का वक्फ कानून खत्म कर देगी। 1995 के वक्फ एक्ट में 44 संशोधन करेगी। बिल के जरिए बोर्ड का नाम प्रारूप बदलेंगे। वक्फ के मनमाने दावे पर भी लगाम लगेगी। संपत्ति से मिलने वाली कमाई बतानी होगी। सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। इन्हीं बदलावों को रोकने के लिए अभी से साजिश शुरू हो चुकी है। मुसलमान सांसद एक साथ आ गए हैं और मिल्ली काउंसिल के साथ बैठक की। इसमें एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कांग्रेस के तारिक अनवर, इमरान प्रतापगढ़ी और टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान शामिल हैं। यानी मोदी विरोध के लिए इंडी ने मुस्लिम सांसदों की जमात को आगे कर दिया है और इन सांसदों ने मुखालफत के लिए इंडी की साजिश पर काम भी शुरू कर दिया है। क्या इनका प्लान संसद ठप करने का है? पूरी तरह इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत से। संसद को भी नहीं चलने देंगे जरूरत पड़ी तो। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। इससे ठेकेदारों को कठिनाई होगी, सामान्य मुसलमानों को कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग सामान्य मुसलमानों के हित में नहीं हो रहा है और वक्फ बोर्ड के जो ठेकेदार है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जिन मुसलमानों के वोटों की फसल काटने के लिए इंडी अलायंस वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध कर रहा है, उन्हीं मुसलमानों के बड़े संगठन मोदी के साथ आ गए। इमाम एसोसिएशन और सूफी काउंसिल ने कह दिया कि वक्फ में बदलाव जरूरी है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। तो क्या मुसलमानों में इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गई? क्योंकि मुसलमानों के दान के नाम पर किसी भी संपत्ति को अपनी बता देना, जिस पर चाहे हाथ रखकर बोल देना कि ये वक्फ की जमीन है, क्या ये मनमानी नहीं है?
और इस मनमानी से कई मुसलमान भी परेशान हैं। ऐसे में बेलगाम वक्फ पर मोदी का हंटर चलने जा रहा है, तो विपक्ष इसे क्यों हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन जी, आप उनको देख सकते हैं स्क्रीन पर। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसको लेकर बहुत सी चर्चाएं न जाने कब से होती रही, और ये बार बार कहा जाता रहा कि कभी गुरुद्वारे की जमीन वक्फ की हो गई, कभी मंदिर की जमीन वक्फ की हो गई। आखिर ये असीमित ताकतें वक्फ को दे दी गई, उन पर क्या लगाम लगेगा जब मोदी सरकार ये बिल लाती? देखिए, सबसे पहले तो वक्फ जो है वो गरीब मुसलमानों के पक्ष में काम करने के बदले एक लैंड ग्रैबिंग को लीगलाइज करने का हथियार बन चुका था। 2009 में 3 लाख प्रॉपर्टी थी 4 लाख एकड़ की, आज 8.5 लाख प्रॉपर्टी से ज़्यादा 9 लाख एकड़। और जहां वक्फ को लगे ऐसे कानून हैं कि वहां पर वक्फ अपने नाम से घोषित कर दे तो वो वक्फ बन जाता है, फिर सामने वाले को प्रूव करना पड़ता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। अच्छा, ऐसा कोई कानून हिंदुओं के लिए नहीं बना, पारसियों के लिए नहीं बना, जैनियों के लिए नहीं बना, ईसाइयों के लिए नहीं बना। केवल एक ही वर्ग को ये स्पेशल राइट है कि वो बोल दे रिपब्लिक की ऑफिस हमारी, तो रिपब्लिक प्रूफ करता रहे। अर्नब जी को कागज लेकर जाने पड़ेंगे। अगर वो कह दे कि हमारे विष्णु जी का घर हमारा है तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे पुरोहित जी के घर पे कब्जा कर ले तो पुरोहित जी को कागज दिखाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की ताकत और किसी के पास नहीं है। आज ये डिबेट क्या है? ये डिबेट कोई ऐसी डिबेट नहीं है कि कोई बीजेपी वालों को, हिंदुओं को जमीन मिलने वाली है। आज डिबेट ये है कि आप लैंड ग्रैबर के साथ है, जो 15-20 मुस्लिम फैमिलीज जो राजनीतिक इकाइयों के साथ होकर ये सारी जमीन का फायदा उठाते हैं। 200 करोड़ से कम की इनकम है इन प्रॉपर्टीज की, 9 लाख एकड़ और 200 करोड़ से कम, या आप गरीब मुसलमान के साथ है। और इसीलिए जो ये कानून आएगा, मुझे तो नहीं पता कानून में क्या होगा, परंतु जो आप लोग बता रहे हैं उस पर कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। उसमें दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को मौका मिलेगा, आगा खानियों को, बोहरा को मौका मिलेगा, शिया सुन्नी और बाकी जो कम्युनिटीज है पसमानदा, उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा, इंक्लूसिविटी आएगी, फाइनेंशियल ऑडिट होगी, वेरिफिकेशन होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ये प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो गुड गवर्नेंस है। अब जो गुड गवर्नेंस के खिलाफ है और लैंड ग्रैबिंग के साथ है वो इसका विरोध करे। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जो रहे हैं एक समय पर, वो हमारे साथ मुमताज भाई है। मुमताज भाई, जब मैं भी पार्टी में नहीं था बीजेपी के, मुमताज भाई इनकलाब अखबार में काम करते थे। कई बार उन्होंने मुझे मौका दिया है वक्फ के रिफॉर्म पे आर्टिकल लिखने के लिए। इन्होंने खुद लिखा है आर्टिकल, अनेकों आर्टिकल। और मैं बताना चाहता हूं, हसनुद्दीन अहमद IAS रिटायर्ड, उन्होंने पैरा 5.29 अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ अपनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं करता। मिली गजेट जो ये जानते हैं, आफ्ताब कोला का आर्टिकल है, प्लंडर ऑफ वक्फ कंटिन्यूज, ये 2016 का है। वो कह रहे थे कि कंप्लीट सर्वे होना चाहिए वक्फ प्रॉपर्टी का। तो ये मुसलमानों ने मांग की है, ये मुस्लिमों की मांग है। दरगाह कमेटी के लोग जो सज्जादा नशीन, मैं वही बात कह रही हूँ, वो भी आए थे। इतने सारे मुसलमान आकर सामने ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून में बदलाव तो होना चाहिए। इसकी तो डिमांड हम बहुत पहले से कर रहे हैं। मुमताज जी, आप उसके बारे में बेहतर जानते हो कि शहजाद ने आपका जिक्र किया है, ये शहजाद जी ने। लेकिन मैं एक बार दानिश कुरैशी साहब थ्रू हैं क्या? दानिश जी के पास एक बार जाऊंगी, क्योंकि उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। अब जहां तक मुझे याद है दानिश साहब, ओवैसी साहब ने खुद वक्फ के खिलाफ कुछ समय पहले कई बार बयान दिए कि वक्फ की जो काम करने का तरीका है उसको लेकर कई बार सवाल उठे, उन्होंने उसको एड्रेस किया। लेकिन अब क्योंकि मोदी सरकार इस वक्फ कानून को ला रही है तो उसके खिलाफ संसद में ठप करने को तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पूरे देश में नैरेटिव चलाया जा रहा है, वक्फ अपने आप में किसी को एक सेंटीमीटर भी जगह किसी को नहीं दी। वक्फ है क्या, मैं आपको समझा दूं, और पूरे देश के और आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो भी समझ ले कि वक्फ क्या है। वक्फ एक यूनाइटेड चीज है और जिसके अंदर में अलग अलग लोगों के ट्रस्ट बने हुए हैं। जैसे मेरा ट्रस्ट है तो मैंने वक्फ में सबमिट किया, शायद अगर वो मस्जिद है तो, दरगाह है तो, या अगर कोई जगह है तो। अब रह गई बात रिलीजियस मामलों की, तो एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। तो ट्राइब्यूनल जो है वो जुडिशरी का एक सिस्टम का हिस्सा है। ये स्पेशल कहीं मक्का या मदीने में या किसी मस्जिद में नहीं चल रहा है।
तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहले तो इससे बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरा नंबर की बात कि अगर 1 लाख हो चाहे 10 लाख चौरस मीटर हो, या सुनिए दानिश साहब, आपने कहा ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। मेरे साथ विष्णु जी भी हैं, विष्णु जी को भी जरा स्क्रीन पे ले आइए। आपने कहा नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्या ये सही नहीं है कि इस कानून के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कह दे हमारी है, तो जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है उस पर ये ओनस है कि वो प्रूव करे कि ये उसकी है। वक्फ नहीं है, ये नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा कि उसकी कैसे हो गई ये प्रॉपर्टी। ये जिसकी प्रॉपर्टी है वो बोलेगा, वो बताएगा, वो प्रूफ देगा कि भाई ये तो मेरी जमीन है। अब मुझे बता दीजिए विष्णु जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ दानिश जी, लेकिन विष्णु जी मुझे बता दीजिए द्वारका के जो कृष्ण नगरी है वहां के 2 द्वीप वक्फ के कैसे हो गए? वहां हरियाणा में यमुना नगर में गुरुद्वारा है, उसकी जमीन भी वक्फ की दावा कर रहे हैं। वो मंदिर 1500 साल पुराना है, इस्लाम से पहले का, वो भी कह रहे हैं हमारा है। देखिए सुचरिता जी, लॉ में एक कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो इस तरह का दुरुपयोग तो होना ही था। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, मुझे लगता है मुझे उसको समझाने की जरूरत है। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट किया जा रहा है और जो एक नकेल कसने की कोशिश की जा रही है जिससे ये असीमित अधिकार खत्म हो, उसका सबसे पहला जो जड़ है वो है वक्फ की डेफिनेशन खुद। वक्फ की डेफिनेशन क्या थी और जो कांग्रेस सरकार ने कर दी, वक्फ की ओरिजिनल कंसेप्ट जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो ये है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी खुद की संपत्ति को वक्फ कर सकता है जो उसने अपने जीवन काल में सेल्फ एक्वायर्ड अर्जित की है, नीट और क्लीन संपत्ति। किसी और की संपत्ति को अर्जित नहीं कर सकता है। इस डेफिनेशन को मुझे लगता है इंट्रोड्यूस किया जाना बहुत जरूरी है और किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। फिर जो सबसे इलीगल कंसेप्ट था वक्फ बाय यूजर, कि अगर आपके पास कागज नहीं है और आप किसी भी जमीन को यूज कर रहे हैं और आप बोल दें कि वक्फ बाय यूजर है, जो एकदम ड्रैकोनियन कंसेप्ट है, इसको मुझे लगता है खत्म करा जा रहा है और जाना चाहिए भी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 40 वक्फ एक्ट 1995 का, जो आपने भी उदाहरण गिना है, उसका जो मूल जड़ है वो सेक्शन 40 है। सेक्शन 40 को पूरा खत्म किया जाना जरूरी है और मुझे लगता है खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ वक्फ ट्राइब्यूनल में एक आदमी इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, ये जो पोर्शन है इसको खत्म किया जाना चाहिए और मुझे लगता है किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि वक्फ के लिए लिमिटेशन लॉ अप्लाई नहीं करता है सेक्शन 107 में, उसको खत्म किया जाना चाहिए और मुझे लगता है होगा वो भी। तो ये सारी बातें हैं महत्वपूर्ण, कुछ ऐसे बिंदु हैं। यहाँ पे पूरे वक्फ एक्ट को रिपील नहीं किया जा रहा है सुचरिता जी, मैं बताना चाहता हूँ वक्फ एक्ट के वो प्रोविजंस जो भारतीय संविधान के खिलाफ है, जो असीमित अधिकार देते हैं, जो नॉन हिंदूज को भी ये फोर्स करते हैं कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, और वक्फ ट्राइब्यूनल का जो निर्णय है वो आप समय सीमा के अंदर जाए, 1 साल के अंदर जाए, नहीं तो फाइनल हो जाएगा। इन सारे पोर्शंस पे लगाम लगाई जाए। अब देखिए विष्णु जी, आपने जो बात कही है बहुत सी, ये आपने बिल्कुल सही एक तरह से तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने रखी है, लेकिन जिस तरह के क्लॉजेस इस कानून में रहे, इसी की बात में दानिश जी कह रही थी कि किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता देना। समस्या इस बात से नहीं है कि वक्फ बोर्ड आज रेलवे और इसी के साथ साथ सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति का मालिक है इस देश में, इससे समस्या नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि उन प्रॉपर्टीज पर इतने लोग अपना क्लेम करते रह गए लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए ये कानून की जरूरत है, इस बदलाव की जरूरत है। मैं एक बार वरुण जी आपके पास आ रही हूं, मुमताज जी उसके बाद आती हूं आपके पास। वरुण जी, 123 संपत्तियां सेंट्रल दिल्ली, ल्यूटन्स दिल्ली में वक्फ के नाम कर दी 2014 में चुनाव से पहले। जवाब दे दूं, विष्णु शंकर का जवाब दे दूं मैं। ठीक है, जल्दी जवाब दे दीजिए। विष्णु शंकर जी का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी अदालत में, देश की जो भी अदालत है जिसमें जो भी व्यक्ति क्लेम करने जाता है, अगर आप भी कोई चीज को क्लेम करने जाएंगी तो डॉक्यूमेंट जो मैटर है वो सबमिट होने के लिए सारे बेसिक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जो यहां बैठ के विष्णु शंकर जैन जी झूठ बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तब तक जो है अदालत इसको आगे बढ़ाती नहीं है। उसके बाद सामने वाले पक्षकार को जो है नोटिस निकलता है और फिर ये चीजें तय होती हैं। इसलिए सिर्फ ये बिला वजह कह देना कि भाई यहाँ एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हो जाएगा। अरे मैं ये कह दूंगा कि अभी शहजाद जी ने भी आपको ये बात बताई। एक मिनट दानिश जी, वो दानिश कुरैशी की मालिका का हो, दानिश जी अभी शहजाद जी ने ये बात बोली कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से इस वक्फ
के अमेंडमेंट की बात आई थी, क्यों आई शहजाद जी, जरा एक बार जल्दी से बता दीजिए। देखिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से डिमांड आई है। दानिश जी सुन लीजिए, एक बार एक उदाहरण देता हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ, सुन लीजिए, अरे दानिश जी चिल्लाने, कोई नहीं, एक एक करके बोलेंगे ना दानिश जी। मैं जवाब दूं उसका। अरे ये आप दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मत दीजिए। 10 सेकंड। नहीं 1 सेकंड, नहीं आपको मैंने 10 सेकंड दिए अभी। 1 मिनट शहजाद जी बोले, उसके बाद आप आती हूँ। हाँ बोलिए। जो पूरे देश के प्रमुख दरगाह की कमेटी है, ऑल इंडिया सजादा नशीन काउंसिल, उसके अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, उनके साथ देश की प्रमुख दरगाहों के लोग आकर किरण रिजिजू के साथ बैठे और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर संपत्ति पर अतिक्रमण होता है तो हमारी संपत्ति है। हमारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड बोलता है ये वक्फ की जमीन है, छोड़ दो इसको, और हम क्लेम कर लेते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक ही उदाहरण, ताजमहल को भी क्लेम किया था यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। अब मैं चाहता हूं कि दानिश कुरैशी और MIM मुझे शाहजहां के दस्तखत किए हुए डॉक्यूमेंट दिखाए कि मुमताज महल के लिए नहीं था, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए था। नहीं, आज दिखा दे मुझे, और मैं फिर सॉरी बोल के निकल जाऊंगा डिबेट से, फिर ये वक्फ एक्ट कैंसिल कर देंगे। मुझे शाहजहां का डॉक्यूमेंट दिखाइए, शाहजहां का साइन डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से मैं आपको जवाब। अरे सुनिए, नहीं मुमताज के लिए नहीं था, आपके लिए था, बताइए। मुमताज महल, इंतजार करिए, तो तसल्ली से सुन लीजिए, तसल्ली से सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, बहुत सारी बातें सुचारिता जी, शहजाद भाई ने बात करी कि मुसलमानों ने ये क्लेम कर दिया, मुसलमानों ने क्लेम कर दिया। मुसलमान आज 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। सुनिए, देखिए, मुसलमान इज नॉट इक्वल टू वक्फ बोर्ड। मत करो, अब सुनने का मापदंड रखो। मुसलमान कहाँ बोला मैंने कह दिया, अब ठीक है कह दिया कि दानिश जी आप बोलिए, लेकिन उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, जैसे कल कानून में अमेंडमेंट होने वाला है वैसे ही उन्होंने अमेंडमेंट किया, मुसलमान इज नॉट इक्वल टू वक्फ बोर्ड, उन्होंने ये कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड से शियाओं का क्या लेना देना? दानिश जी जवाब। सुन्नी वक्फ बोर्ड से आगा खानियों का क्या लेना देना? बोरा का क्या लेना देना? सुनिए, मैं अच्छा सुनिए, आप सुन, अरे आप सुन लीजिए, बोलिए। अब मुझे ये बताइए कि इतने वक्त से मुसलमान मुसलसल ये मांग कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर दे, उस पे नहीं बोला जा रहा, क्यों? तो लेकिन सब दिक्कत ये है कि भाई आप ये बात कहेंगे कि भाई शाहजहां के मामले में आप डॉक्यूमेंट लाइए, लोग वहां से आए हैं, जो यूनिट है वहां से लोग आए हैं, यहाँ से लोग आए, और देश पुकार के कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, नरेंद्र मोदी इस पे बात करे। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, दानिश जी समस्या क्यों है इसे समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसे समझिए। मुमताज जी जरा इस बात को बताइए, वरुण जी जरा सुनिए, क्योंकि आपकी सरकार यूपीए की सरकार थी, 2014 में मोदी सरकार आने से पहले 123 संपत्तियां उठाकर वक्फ को दे दी, जिनमें सेंट्रल दिल्ली, ल्यूटन्स दिल्ली की इमारतें शामिल हैं। अब ऐसे में वक्फ बोर्ड ये कह देता है सरकारी इमारतें भी हमारी हैं, 61 ऐसी संपत्तियां हैं जो शहरी विकास मंत्रालय के अंडर आती है, वो भी हमारी हैं, तो सरकारी इमारतें भी वक्फ की, सेंट्रल दिल्ली भी वक्फ का, पूरा देश वक्फ का हो गया क्या? वरुण जी। सुचारिता जी, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है 1947 के बाद। अभी कोई कह रहा है शाहजहां जी के डॉक्यूमेंट लाओ, जागीरदारी एबॉलिशन करी थी जब, तो पुराने प्राचीन अगर दस्तावेज किसी के पास है तो उसको लौटा दोगे कि जागीरें वापस नहीं लौटाओगे ना, तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी, जो कानूनी व्यवस्था देश में, उस हिसाब से चलेगी। दूसरा, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनामिक है। अभी विष्णु शंकर जी, मैं अच्छा हाँ, वो तो आपके सहमति जता रहे हैं। अब संपत्ति के अलावा बोलने के टाइम पे भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अधिवक्ता है, वो समय पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अब सिर्फ जमीन पे नहीं। बोलिए। विष्णु शंकर जी जो हैं विद्वान अधिवक्ता हैं, उनको ऐसा नई शब्दों का उपयोग करना चाहिए कि कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस। अगर आप अधिवक्ता हो तो आपको कांग्रेस बीजेपी इक्वल समझना चाहिए, और समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती हैं सारी सरकारें। आज के समय में अगर वक्फ बोर्ड है या कोई और कानून है, उसमें अगर संसद, क्योंकि लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व जनता का संसद करती है, उसमें डिस्कशन होगा आज की जरूरत कोई है वक्फ बोर्ड में बदलाव करने की या नहीं है, आपको क्या लगता है? उस पर डिसाइड करेगी। ये मोदी का अंटर चलेगा, मोदी का अंटर, वो भाई नहीं, मोदी का अंटर क्या होता है आप बताइए, मोदी का अंटर क्या होता है? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो समाज में अपने आप ही आक्रोश पैदा होगा, अराजकता पैदा होगी। आप अपन ये बात करेंगे भाई संसद में इस पे चर्चा होगी। भाई वर्तमान में देखिए, मैंने कहा ना सोसाइटी डायनामिक है, हमारी प्रोग्रेसिव है। आज जैसे 3 तलाक के कुरीति मानने लगे सब, तो उसको हटाया गया, उसमें क्या बात?
देखिए जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, ये तो रेवेन्यू में दिक्कत है, क्योंकि देखिए 150 करोड़ आदमी हो गए, अलग अलग जमीन है कम। भारत में मुमताज जी जरा सुनिए, विष्णु जी आप भी सुनिए, भारत में अलग अलग मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो देश भर के मंदिरों को मैनेज करता हो। अगर ऐसा कोई ट्रस्ट होता और वो जगह जगह जाकर मस्जिद गुरुद्वारे की जमीन पर एक तरह से कह देता ये हमारी है, ये भी जमीन हमारी है, विष्णु जी को भी स्क्रीन पर रखिए, मुमताज जी को, अगर वो जगह जगह जाके कह देता कि ये हमारी है, तो क्या होता? क्या उसके खिलाफ आवाजें नहीं उठती? मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि इतनी संपत्तियां सब वक्फ की होती जा रही है, जिसमें सरकारी इमारतें भी हैं, दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं वो भी हैं। ये कैसे हो रहा है मुमताज जी? इसको उलट करके देखिए ना आप। वैसे तो बहरहाल ऐसा कोई ट्रस्ट ही नहीं है जो भारत में हो, जो सारे मंदिरों का ट्रस्ट हो, जो हर जगह जाकर, या फिर ऐसा बोर्ड हो जो जाकर संपत्तियों पर ऐसे कब्जा करे। देखिए सुचारिता जी, मेरे ख्याल से जो भी कानून बनते हैं, विष्णु जी आ रही है, बनते हैं, कमीशंस बनते हैं, वो हालात और परिस्थितियों को देखते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसा कि वक्फ बोर्ड बना, एक ज़रूरत महसूस की गई और वो बना, और उसमें अमेंडमेंट जो है ज़रूरत के मुताबिक होते रहे। ये सरकार भी जो है ज़रूरत समझती है, वरना तो ऐलान कर दें मोदी जी कि बोर्ड ही सब ख़त्म किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि 44 कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स जो हैं वो होने हैं। अभी क्या होना है कुछ पता नहीं है। दोनों तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वो भी हमले शुरू कर चुके हैं, और इधर से भी जो है डिफेंस भी शुरू हो गया, डिफेंस भी। पर मुमताज जी, ये बात सही है कि नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आवाज उठी थी कि इसको रिफॉर्म की जरूरत है? हमेशा देखिए हर कानून में, सुचारिता जी, सिर्फ वक्फ कानून नहीं, बल्कि हर कानून में आप देखिए, अभी आप देखिए यूपी में या महिलाओं के साथ ज्यादती हो जाती है तो कहते हैं कि और अच्छा कानून बनाओ, इसमें तरमीम करो। तो सिर्फ वक्फ में नहीं, हर, इसीलिए आप देखिए कि अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। 1950 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो कानून में तो हो रहा है। अमेंडमेंट होना कोई गलत बात नहीं, असल में जो बात है वो समझिए। बात ये है कि चूंकि मोदी सरकार जो है उसके जो भी अमल होते हैं वो मुस्लिम मुफाद में नहीं नजर आते हैं, फायदे में नजर नहीं आते। लैंड जिहाद का नारा दिया जाता है कि साहब लैंड जिहाद किया जा रहा है, और उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट लाया जाता है, इसलिए सवाल उठता है। ठीक है। क्योंकि इल्जाम बहुत बड़ा लगाया जाता है। तो इल्जाम क्यों आप लगाते हैं और लैंड जिहाद कौन कर रहा है? आप बताइए कि शहजाद पूनावाला साहब जो है वो बहुत स्टडी करते हैं और फिर बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए ये बहुत कम उम्र में यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आप बताइए शहजाद पूनावाला साहब कि दिल्ली में कितनी कब्रिस्तान थी, आबादी बढ़ गई, कब्रिस्तान घट गए, क्यों घट गए? फिर आपको हम बताएं, एक मिसाल दें, आप जो कह रही हैं, आप जाइए जो साहित्य एकेडमी और नृत्य कला एकेडमी बनी हुई है, ठीक है, 1958 में, और उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की थी, सबसे बड़ी मुस्लिम कांग्रेस है। वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बुनियाद रखी, वो फिरोज शाही मस्जिद थी। फिरोज शाही मस्जिद को तोड़ करके वो साहित्य और नृत्य कला एकेडमी, और इसके दस्तावेज मौजूद हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। और जहां 123 प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, सब देखिए, उसमें कब्रिस्तान भी शामिल है, उसमें बड़ी तारीखी मस्जिदें भी शामिल हैं। उसको ऐसा नहीं है कि गए और ओबराय होटल को कह दिया साहब कि ये शहरी विकास मंत्रालय की इमारतें भी शामिल है। कोई अकली बात है? ये अकली बात है, ये अकली बात है, इसलिए है क्योंकि उसमें 61 ऐसी इमारतें हैं जो शहरी विकास मंत्रालय के अंडर आती हैं। अब आप ये कह दीजिए कि सरकारी जमीन भी क्योंकि किसी समय में किसी ने दान की थी, अब सीधा सीधा लॉजिक यही आ जाता है। एक मिनट, क्योंकि उसमें दान की ही जमीन होती है, अगर दान की जमीन होती है, दान की हुई जमीन है तो वो उसके दस्तावेज है, ठीक है, पेश कर रहा है। वही बात। अब आप शहजाद जी से सवाल लेना चाहते हैं, मैं एक बार विष्णु जी के पास जाऊंगी। विष्णु जी जरा बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई वो तो दान की हुई जमीन है, और फिर ये कोई अकली बात नहीं है कि आप 123 का बार बार ढिंडोरा पीट रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे दरगाह हैं, बहुत सारी मस्जिदें, यही कहा ना आपने? यही कहा है, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ठीक है। और उसको आप कहते साहब कि ये जो है डिक्लेयर कर दिया और वक्फ को दे दिया। हाँ, विष्णु जी बोलिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था 1861 में। 1861 के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की कंटिन्यूअस जमीन रही, उसके एक पोर्शन को कैसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया भाई, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है, ये रिकॉर्डेड जजमेंट है, इसको पढ़ लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की संपत्ति कैसे वक्फ संपत्ति हो गई, उसका एक पोर्शन। अब यहाँ पे क्या, मेरे एक यहाँ पे मित्र हैं, बड़े सीनियर हैं,
वो कह रहे थे कि आपको कांग्रेस शब्द नहीं यूज करना चाहिए था। अरे भैया मुझे ये बताइए सुचरिता जी, जब कोई बदमाशी और खेल कर रहा है कानून के साथ तो वो मैं यहाँ पे बात ना रखूं? आप ये बताइए सेक्शन 6 में पहले क्या कानून था? इनसे कहिए जरा जो मान्य वाले उसको पढ़ें। सेक्शन 6 में कैसी बात कर रहे हो आप? ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन 1995 में लिखा हुआ था वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करेगा। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट आए 1979 में और 2010 में। इन जजमेंट्स को पलटने के लिए सुचरिता जी 2013 में अमेंडमेंट किया गया और पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को बदल दिया गया और कहा गया पर्सन एग्रीव, और ये कहा गया कि अगर नॉन मुस्लिम्स की भी प्रॉपर्टीज में हो जाती है तो आप जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ाई लड़िए। ये किसने किया था भैया? और ये बारे में क्या बात पूछने में आपको बड़ी दिक्कत हो रही है? आप बहुत मेरे ज्ञान के ऊपर और मेरी क्या कहते हैं क्षमता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आप सीनियर है, आप उठा सकते हैं, पर यहाँ पे बात में अपने फैक्ट्स और लॉ के हिसाब से कर रहा हूँ और आप इसको काउंटर करके मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी बात कही है वरुण जी, वो कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स की संपत्ति उसमें शामिल नहीं थी, फिर उसके बाद उसमें बदलाव कैसे हुआ? सेक्शन 6 में क्या लिखा था? क्या बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ? सेक्शन 6 में क्या था पूछे जरा सर से। देखिए सर, ऐसा तो नहीं है कि देश में न जाने कितनी संपत्ति। मुझे एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई भी आम आदमी सोचेगा कानून है सर, बता दीजिए। रेलवे और सेना तो समझ आती है शहजाद जी, लेकिन सबसे बड़ी उसके बाद संपत्ति का मालिक वक्फ कैसे बन गया? यानी कि सिर्फ लोग दान करते जा नहीं एक फैक्चुअल बात बताता हूं। ठीक है, एक बार शहजाद जी से पूछ लो, उसके बाद आप जवाब दीजिए। वक्फ लोग कर रहे हैं और अभी भी तारीफ कर रहे थे तो सुन भी लो, तारीफ करने का नहीं ठीक है, मैं आपको उसके बाद में आ जाऊंगी आपके पास, आप बताइएगा। हाँ, चक्रपाणी जी के बाद स्वामी चक्रपाणी। सऊदी अरेबिया और मुस्लिम देशों के भी वक्फ के कानून देख लीजिए, उनके पास भी इतनी असीमित ताकतें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान की बात कर रहे थे वरुण जी, तो हिंदुओं को भी एक कानून ऐसा दे दो, पारसियों को भी दे दो, जैनियों को भी दे दो, फिर इनका भी चलाओ। तो ले लो। तीसरी बात अरे पूरी हो जाने दीजिए मुमताज जी, अपने समय पर अच्छा बोलिए, अपने समय पर बोलिए। तीसरी बात, कांग्रेस की बदमाशी देखो, दो कानून लाए 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 95 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुचारिता अपने प्लेस ऑफ वर्शिप को क्लेम नहीं कर सकती, पर 95 के एक्ट में मुमताज जी जाकर बोल दे कि ये वरुण जी का घर अच्छा लग रहा है, मेरा है, तो अब ये बताइए इसका तोड़ क्या है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और ये असमानता मुमताज जी असमानता दिखाता है, ये असमानता दिखाता है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी जुड़ गए। मुमताज जी मैं आ रही हूँ, एक बार शहजाद जी ने बड़े एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया और वो बात सही है। वो कह रहे हैं कि विष्णु जी तो इतने समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक लड़ाई नहीं कई लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मंदिर है हमारा, लेकिन उसके लिए वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर शहजाद जी ने कहा कि कोई जाकर लड़ाई कर रहे हैं देश, उन्होंने कहा लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? अब ऐसे मत बोलिए, इस पर विवाद शुरू हो जाएगा। मैं एक बार, और शहजाद जी ने बोला कि अगर कोई वक्त जाकर कह दे कि संपत्ति हमारी है तो उनकी हो गई, घसीट रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका नहीं, राम मंदिर बना ये गलत, आपकी मर्जी। राम मंदिर बना गलत था क्या? नहीं, राम मंदिर बना गलत नहीं, राम मंदिर का आंदोलन गलत था, मस्जिद का गिराया जाना राहुल गांधी, बाबरी मस्जिद का गिराया जाना गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, क्रिमिनल ऑफेंस था वो। स्वामी चक्रपाणी, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि मंदिरों का कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो ऑल इंडिया हो, लेकिन जिस तरह की ताकतें वक्फ बोर्ड के पास हैं, क्या हिंदू समाज या किसी भी धार्मिक समाज के पास कोई ऐसा बोर्ड है जिनके पास इस तरह की ताकतें हो कि जहां जमीन लगे कि वो हमारी है, वो दावा कर दे? तो चारिता जी देखिए, आप तो एक वक्फ बोर्ड अस्तित्व का अंग्रेजी का एक तक हुआ 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को एक बहुत भारी भूभाग देश का कट गया। एक बात आप बताइए कि पाकिस्तान में क्या हिंदू कोड कोई खत्म होने बात है? 56 देश में कई हिंदू बोर्ड है, तो भारत में सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? इनके जब बटवारोगे तो आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है जी। स्वामी चक्रपाणी, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, मैं उसको थोड़ा दुरुस्त करा लूं। मैं सीधी बात यह है कि मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ना तो हिंदू समाज, और मुझे लगता है शहजाद जी ने वो बात बहुत अच्छी तरह से रख दी कि वो इनइक्वालिटी कैसे है, ना पारसी समाज, ना ईसाई समाज, कोई भी समाज, उनके पास क्या ऐसा कोई बोर्ड है जिसके पास इतनी असीमित ताकतें हो? मुमताज जी, आप उस पर ऑब्जेक्शन जरूर रेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक तो टेंपल का पैसा सरकार को जाता है और यहाँ पर आप सरकार को छोड़ो, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही हूँ। दानिश जी आपके पास भी आ रही हूँ।
टेम्पल ट्रस्ट का पैसा सरकार को जाता है, सरकार जाकर सब पे खर्च करती है, और वक्फ बोर्ड अपना ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहता। अब जो नीचे आप ये देख रहे हैं, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, एक बार सुनिए, कौन इनकार कर रहा है? हाईकोर्ट जज को इस पूरे मामले पर, वक्फ के मामले पर गुस्सा क्यों आया, मैं आपको एक बार जरा सुनवाना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही वक्फ का मामला कोर्ट में गया। जब ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट का मामला है और इसमें वक्फ बोर्ड ने कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, हाँ, कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, और उस क्लेम पर हाईकोर्ट जज को कितना गुस्सा आया जरा सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे पूरे भारत की संपत्ति वक्फ की है, और ऐसे तो हर संपत्ति वक्फ की कर देंगे आप। जरा सुनिए हाईकोर्ट जज कितना गुस्से में थे। कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? कोई नोटिफिकेशन लागू कर देगा, जारी कर देगा, तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? पूरा भारत ले लो। विष्णु जी, आपने टिप्पणी सुनी होगी, मुझे यकीन है इस बात पर, पूरा भारत ले लो। वो कह रहे हैं कहीं भी नोटिफिकेशन लगा देते हो, ताजमहल भी ले लो। यही बात हम लोग, हाँ, यही बात हम ही लोग कह रहे हैं सुचरिता जी। देखिए, लॉ में बहुत बड़ी खामी है और उस खामी को बदला जा रहा है, और मुझे लगता है सबको वेलकम करना चाहिए। आप एक बात बताइए, यार जितने पैनलिस्ट हैं उनसे जरा पूछिए कि वक्फ कैसे होता है। क्या खुद की संपत्ति वक्फ होती है, या किसी और की भी संपत्ति जो उनकी अपनी ओनरशिप में नहीं है उसको वक्फ कर सकते हैं? सब यही जवाब देंगे कि भाई खुद की संपत्ति ही वक्फ कर सकते हैं, जो अपने जीवन काल में अर्जित की है। तो यही तो डेफिनेशन में बदला जा रहा है, वक्फ बाय यूजर, कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि कब से यहां पे आप विराजमान हैं, कोई कागज नहीं है। वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट ले आया, जो ड्रैकोनियन कंसेप्ट है उसको हटाया जा रहा है सुचरिता जी। अब आपने ये कह दिया सेक्शन 6 में कि अगर आप समय सीमा के अंदर नहीं है वक्फ ट्राइब्यूनल तो उनका डिसीजन फाइनल, तो उस जो ड्रैकोनियन बात है उसको डिलीट किया जा रहा है। आप उसके बाद आ जाइए सेक्शन 40 में, जो सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन बात है। सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि कोई भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पे माननीय न्यायालय कह रहा था, तो उसको यहाँ पे डिलीट करने की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है। जो वक्फ ट्राइब्यूनल का एक क्राइटेरिया है कि 3 जज होंगे और उसमें से एक जज इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, यह क्राइटेरिया इस देश की किसी भी कोर्ट में किसी और धर्म के लिए नहीं है। इस आधार पर कोर्ट नहीं बन सकती है, उस क्राइटेरिया को हटाने की बात हो रही है। अब 2 जज की पीठ होगी, वह बोर्ड में जो महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। हाँ। इसमें क्या गलत है? सेक्शन 107 में आपको एक समय सीमा के अंदर आना है, हमारे लिए मतलब 3 साल, 6 साल, 12 साल नहीं आए तो आपका राइट खत्म। इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है, उसको खत्म करने की बात हो रही है। तो हाँ। ये सारी बातें हो रही है सुचरिता जी, जी बिल्कुल। और विष्णु जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वक्फ की संपत्ति उससे ले ली जाएगी, ये भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स हैं, और वो अमेंडमेंट्स इसलिए जरूरी है कि कई असीमित शक्तियां दी गई हैं भाई, उनमें उससे असमानता भी है, उस असमानता को भी एड्रेस करने की कोशिश है। मैं एक बार जरा फिर से सुनवाना चाह रही हूँ, एक बार फिर से जज साहब का वो बयान सुनवाइए, जरा फिर से सुनवा दीजिए क्या कहा। तो वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? अब आपने ये सुना जिस तरह से ये बयान अब आने के बाद, अब शहजाद जी थोड़ी देर पहले आप बहुत सी उनका भी जिक्र कर रहे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोग कह रहे हैं। मेरा सीधा मानना है कि अलग अलग धर्मों के लिए, सबके लिए एक समानता इस देश में बहुत जरूरी है। हम उसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं दानिश जी, हम इसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं। अभी विष्णु जी ने कहा, मुमताज जी डज नॉट एग्री, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन दानिश जी एक ही वाक्य कहूंगा। हाँ। आज सारे मुसलमान इसके पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि अभी तक वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनका बेनिफिट केवल कुछ मुस्लिम परिवारों को जो राजनीति से कनेक्टेड है उनको मिल रहा है। इसीलिए इसके रिफॉर्म के लिए मुमताज जी ने सबसे ज्यादा वकालत की बतौर पत्रकार। पूछ लीजिए कितने आज क्यों नहीं कर रहे हैं वो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं एक ही
नहीं नहीं नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। देखिए ऐसा शादात पूनावाला साहब, हर चीज का विरोध करना। एक लास्ट आप लोगों ने परसेप्शन, देखिए आप सीए लाए तो ये परसेप्शन बनाया कि साहब मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाने की बात करते हैं तब आप कहते हैं मुसलमानों के राइट्स हम जो छीन लेंगे। बात ये एक वाक्य अपने समय पर अपनी बात, मेरी बात अपने समय पर। अभी आपने उन्होंने अच्छी बात की, इन्होंने कहा सीए पे इन्होंने कहा मुस्लिमों की नागरिकता छीन जाएगी। आप लोग माहौल बनाते हैं ऐसा कहते हैं। एक नागरिकता बताओ, माहौल बनाते हैं बनवाते हैं। मैं ये कह रहा हूं बात समझिए पहले। एक नागरिकता आप लोग जो है माहौल मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी। नहीं माहौल क्यों बनवाते हैं? ताकि आप पोलराइजेशन कर सके, ताकि आप जो है जो अक्सरियती तबका है नागरिकता तो किसी की छीन नहीं रही है, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ना उसके बाद सीए क्यों जरूरी है वो भी नजर आने लगा है। हाँ बोलिए ना सर, आप बोल तो रहे हैं, आपको बोलने का बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी हो, बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी हो, बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचा, बिल्कुल कौम को फायदा नहीं पहुंचा। बस और क्या चाहिए? 12 महीने 14 महीने से जो इम्मा है उनको तनख्वाहें तक नहीं मिल पा रही, जो बेवाएं हैं उनको पैसे नहीं पहुंच रहे। यही तो चाहिए। देखिए जो अमेंडमेंट है, सुनिए आप इसे हमेशा एक नकारात्मक ढंग से लेते हैं। मैं क्यों ले रहा हूँ उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें यह भी कहा गया कि वक्फ जितनी संपत्ति अर्जित कर रहा है भी करते हैं ना, वो भी ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि पोलराइजेशन हो सके, हिंदू वोट बैंक ये माहौल हमने बनाया। ये लोग अच्छा काम भी कुछ इस अंदाज से करते हैं ताकि माहौल। आपने मान लिया अच्छा काम कर रहे हैं, आपने मान लिया अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो आपने माना ना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तरीका ठीक नहीं है, वो ये कह रहे हैं। बात सुन लीजिए, उसके बाद आपने कहा माहौल ऐसा बना देते हैं। सीए पर माहौल की नागरिकता छीनेगी किसने बनाया? दंगाइयों ने। आज किसी की नागरिकता गई नहीं गई, सुन लीजिए पूरी बात। किसने कहा था कि 1000 रैलियां करेंगे? मुमताज ये तरीका ठीक है। मुमताज जी उसके बाद फिर ये वही एमआईएम पार्टी है जो कहती थी एनआरसी आएगा, एनआरसी का ड्राफ्ट देखा नहीं, आया नहीं। आज कानून का ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चे का मुंडन करवाना शुरू। एंटी मुस्लिम है। अरे कैसे बोल दिया एंटी मुस्लिम है? ये ओवैसी साहब कैसे बोल रहे हैं कि मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी? क्या बेसिस है उसका? आज मुझे वो प्रावधान दिखा दो, आज प्रावधान दिखा दो कि ये बहुत अच्छा कानून है, ये मुसलमानों के हक में। आप कैसे दावा कर सकते हैं और जमीन नहीं छीनेगी? मैं बता सकता हूं, ये डिस्कशन तो कल भी कर सकते हैं। मैं बताओ इसका आंसर, कैसे आपके पास ड्राफ्ट है? मैं बता रहा हूं, बताइए। जैसे अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं। क्योंकि 9th जेपीसी रिपोर्ट जिसको हेड किया था रहमान खान ने बोला कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होना चाहिए, डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी। खिलाफ है इसके नहीं। और ये पारदर्शिता बढ़ाने वाली चीज है। सुनिए, ये पारदर्शिता एक बार दानिश कुरैशी, जो सेंट्रल काउंसिल है उसने तो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। इसका कोई इलाज नहीं है क्या? और आप अपने पेट में मरोड़ रखिए। हम अपनी बात कौम और मिल्लत के साथ, वतन के बाद साथ हम अपनी बात रखते रहेंगे, कहते रहेंगे। कौम मिल्लत ने एक सीट, ओनली वन। आपको इतनी सारी फिक्र है हैदराबाद। अरे मैं मुद्दे बताता हूं, मिल्लत आपको हैदराबाद तक सीमित रखी। कई बार मिल्लत और कौम पूछ चुकी मोदी साहब से। मोदी साहब जवाब परिवार है, मिल्लत तो नहीं है। पे स्टैंड क्लियर कर दीजिए। आप कह लीजिए कि कानून खत्म हो गया है तो नहीं जवाब देंगे उसका, पार्लियामेंट में इसका जवाब नहीं देंगे। दानिश जी, इसके बाद एजुकेशन, दानिश जी, ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन है। मैंने शो के शुरुआत में भी कहा कि कानून अबॉलिश नहीं, कानून में अमेंडमेंट किया जा रहा है। अभी यहाँ पैनल पे भी शहजाद जी ने भी बताया, विष्णु जी ने भी बताया। विष्णु जी ने आपको क्लियरली बताया कि अमेंडमेंट्स क्या हैं जो इस कानून में है। आपकी सरकार की पॉलिसी खुल गई और आगे जो बैसाखी में बटी हुई सरकार है। आप लोकसभा के सांसदों को कॉपी भेजी गई है। मुमताज जी, लोकसभा के सांसदों को कॉपी भेजी गई है, आपको नहीं पता है ना? तो जानकारी भी मैं दे रही हूँ आपको कि कैसे पता है। मैं बता रहा हूँ 2023 में 7 कंसल्टेशन इंक्लूडिंग पब्लिक कंसल्टेशन हुई। वक्फ बोर्ड के सीईओ, स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ कंसल्टेशन हुई। क्यों नहीं गए आप लोग? क्यों नहीं गए आप लोग अपने सुझाव देने? और नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कमेटी गठित की थी ये देखने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सरकारी हैं। विष्णु जी, जो सरकारी प्रॉपर्टीज जहां पर सरकारी दफ्तर चल रहे हैं और देश में आजादी के बाद से कई तो ऐसी इमारतें हैं जहां चल रहे हैं, लेकिन उन पर वक्फ का दावा है। अब बहुत से मुमताज जी का कहना है कि ये शायद कोशिश अच्छी है, पहल अच्छी होगी, लेकिन जो तरीका है पेश करने का वो हमेशा ऐसा हो जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ।
नहीं, उसकी वजह ये है, एक बार विष्णु जी से पूछा। नहीं देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं सुचरिता जी। सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। ताजमहल की यहाँ पे जो बात हो रही है, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। ताजमहल के एक पोर्शन को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 2005 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सब में अपील फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 2018 में पूछा गया था, बताइए शाहजहां ने कब इसको वक्फ डीड किया, वो वक्फ डीड दिखाइए। आज तक नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे आपने भी दिल्ली के 123 प्राइम प्रॉपर्टीज देखा जिसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई किया है। सब प्राइम प्रॉपर्टीज थी, उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आप सरकारी जमीन की बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जमीन के एक पोर्शन को मस्जिद बना के कह दिया गया कि वक्फ संपत्ति है। ऐसे आज कितनी ऐसी दरगाहें हैं जिनको बोला गया वक्फ संपत्ति है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट का केस है। तो यहाँ पे उन जगहों की बात हो रही है सुचरिता जी। और उसके अलावा देखिए, यहाँ पे आज शहजाद भाई ने बहुत बड़ी बात कही है आपके डिबेट में। इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वक्फ एक्ट से कंपेयर किया है। ये इस सारी बात का बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यहाँ पे जितने बाकी 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, उनका क्या तर्क है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते कृष्ण जन्मभूमि के लिए, ज्ञान व्यापी के लिए या बाकी और साइट्स को रिक्लेम करने के लिए। तो आपने एक समाज को रोक दिया कोर्ट जाने से, और दूसरी तरफ आपको उसी सरकार ने 4 साल में पावर दे दी कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करें, और उसके बाद आदमी वक्फ ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ता रहे। तो ये जो मतलब इम्बैलेंस क्रिएट किया है कानून ने, आज उस कानून के इम्बैलेंस को ठीक करने की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे वक्फ एक्ट को रिपील करने की बात हो ही नहीं रही है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि वो बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई, क्योंकि एक तरफ जो एक इम्बैलेंस है, क्योंकि आप जाकर, मुमताज जी मुझे नहीं पता आप सहमत है कि नहीं, लेकिन ये इम्बैलेंस क्रिएट किया गया और पिछली सरकारों ने क्रिएट किया। वरुण जी, ये आपकी सरकारों ने क्रिएट किया, ये भी एक हकीकत है कि वहां जिस तरह से एक पूरा हक दे दिया एक समुदाय को कि वो कहीं पर भी एक बोर्ड को कि वहां कहीं पर भी संपत्ति पर हक जता दे। क्या उन्होंने इसको नहीं देखा? नहीं। क्या उन्होंने इस पे गौर नहीं किया कि 95 में कितना? सुचारिता जी, सुचारिता, मैं बोल लूंगा 2 मिनट। वरुण जी लास्ट कमेंट 30 सेकंड जल्दी से बोलिए। अच्छा, उन्हें बोलने दीजिए, उनकी सरकार ने जो किया है उस पर सफाई तो दे दो। मैं कह रहा हूं, मैं आज ही सुचारिता जी, अगर ये कह रहे अरे बोलने दो यार, बीच बीच में बोले जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ, आज ही मैं कृष्ण जन्मभूमि जाकर के आया हूँ मथुरा से। उसमें अब हिंदू पक्ष की बात बिल्कुल, आप मंदिर के साथ मस्जिद बना के रखोगे तो उसको वो ठीक है क्या बात? अगर कृष्ण भगवान, जय श्री, मैं आपको श्रावण की तीज की शुभकामना भी देना चाह रहा था। मैं खुद जाके आया हूँ, आज ही जाके आया हूँ मथुरा से, भी 4 बजे आया हूँ। मैं कह रहा हूँ इनको मुस्लिम पक्ष को भी सोचना चाहिए। अगर कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है तो इनको खुद को विड्रॉ करनी चाहिए। दूसरी जो पिछली सरकार है उनको क्रिटिसाइज करो, तो अटल जी भी शामिल थे क्या उसमें? और मोदी जी के 2014 के बाद ही सब कुछ ठीक हो रहा है। मैंने कहा समय काल परिस्थिति, पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होना चाहिए, पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी भी कानून के अमेंडमेंट को मेरिट और डीमेरिट पर ही कॉन्टेस्ट किया जा सकता है, इसलिए नहीं कि पहले अटल जी ने नहीं लाया तो अब मोदी जी नहीं ला सकते। ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। मेरिट एंड डीमेरिट्स ही तर्क हो सकते हैं। मेरे पास हवा खड़ा किया जा रहा है, समय इतना ही था। देखिए, जब ये पेश हो जाएगा तो इसकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। मुमताज जी, उस दिन फिर बैठकर मेरिट और डीमेरिट पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समय था। हाँ, बोलिए जल्दी। यदि जब बिल आता है उस पर अगर आपको कोई कमी लगे तो हम आपका भी स्वागत करेंगे कि आप भी सुझाव। चलिए, ये समन्वय की बात है, समन्वय की बात पर एंड करते हैं, समन्वय की बात है उस पर एंड करते हैं। समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा